हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीएम्बल के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। उन वीडियोस को कुछ लोगों ने पसंद किया और ऐसे ही वीडियोस और लाने की कमेंट्स बहुत आई, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो हम यहाँ पर वी द पीपुल से डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं कि ये जो प्रीएम्बल है ये कहाँ से आया। तो प्रीएम्बल का जो कहानी है वो 1942 में शुरू होता है। 1942 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन ब्रिटिशर्स का बनाया कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है और कैबिनेट मिशन जो है वो इंडियंस को ये परमिशन दे देता है कि अब आप अपने देश का कानून अपने खुद से कंट्रोल करने के लिए एक संविधान बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये था कि संविधान बनाएगा कौन। संविधान बनाने के लिए इलेक्शन हुआ, कुछ लोग वहां से इलेक्टेड होके आए और उन लोगों से लेकर बना संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग इस संविधान सभा का हुआ था। तो यहाँ पर संविधान बनाने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन लिखेंगे क्या। संविधान का मतलब क्या होता है, कुछ नियम होता है जिनके आधार पर एक देश की परिचालना होती है, एक देश चलती है जिन नियमों के आधार पर। लेकिन नियम क्या होता है, नियम तो कोई कुछ भी लिख सकता है। कोई लिख सकता है कि अगर कोई मुर्गी चुराता है तो उसे फांसी की सजा दे दो, ये भी एक नियम है। लेकिन संविधान में क्या नियम लिखा जाएगा जो कि भारत देश संविधान बनेगा, उसके लिए आया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी एम। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये 13 दिसंबर को 9 दिसंबर को पहला मीटिंग हुआ। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए कि तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था ये बेसिकली संविधान निर्माताओं की ये निर्देश था, ये उपदेश था कि जब आप संविधान बना रहे होंगे आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि जो कानून हम बना रहे हैं, जो नियम हम बना रहे हैं, उन नियमों का एम, उन नियमों का लक्ष्य ये होना चाहिए, उसके आधार पर संविधान बनाना है। तो पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत करने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया और उस संविधान में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि भैया ये कितना बड़ा बना दिया, यहाँ अखबार पढ़ने में लोगों को मौत आ जाती है और आपने बना दिया 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स, कौन पढ़ेगा भाई ये। तो बेसिकली ये जो बुक था, ये जो संविधान लिखा गया था, इसके अंदर है क्या, उसका एक प्रीफेस होना चाहिए कि ये जो संविधान है ये किस बारे में है, कि इसमें लिखा क्या गया है। ये जो कंसेप्ट है ये आया है अमेरिका से। अमेरिका ने ये शुरू किया था प्रीएम्बल लिखने का, जो ये कंसेप्ट है ये पहले शुरू किया था अमेरिका ने। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपना प्रीएम्बल लिखेंगे। तो ये जो प्रीएम्बल जब लिखा गया था तब तक संविधान जो है वो पूरी तरह तैयार हो चुका था। पहले संविधान बनाया, देखा कि इसमें क्या है, जो कंसेप्ट है इस संविधान का क्या है, फिर प्रीएम्बल लिखा गया। और ये जो प्रीएम्बल बना था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे कि ऐसा बनाना है हमारा संविधान, उसका एडवांस्ड वर्जन था। तो अब हम जानेंगे कि प्रीएम्बल में है क्या, अब उस चीज को समझेंगे। तो हम यहाँ पर प्रीएम्बल को समझने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। हमारा प्रीएम्बल है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. ये है हमारा संविधान का प्रीएम्बल, जो कि संविधान के पहले पेज पे लिखा हुआ है। अब आइए समझते हैं कि इसमें है क्या। पहली लाइन क्या बोलता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसे हम समझ रहे हैं, वी द पीपुल, हम भारत के, हम भारतवासी। ये संविधान किसने बनाया, हम भारतवासियों ने बनाया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के देशवासी। हैविंग सोलमली रिजॉल्व, हम भारतवासी दिल से पूरे मतलब सिंसियरिटी के साथ। सोलमली रिजॉल्व का मतलब ये कोई नहीं बताता है, मुझे इसी में ज्यादा डाउट रहता है कि सोलमली रिजॉल्व का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बिल्कुल सिंसियरली, कोई मजाक वजाक का चीज नहीं, बिल्कुल सिंसियरली से कर रहे हैं। तो कंस्टिट्यूट इंडिया, भारत को कैसे बनाएंगे, सोवरन, स्वतंत्र, यानी अब हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। हमें अगर पाकिस्तान के साथ झगड़ा करना है तो मेरी मर्जी, मैं लड़ूंगा भैया। चाइना के साथ झगड़ा करना है, मेरी मर्जी, मैं लड़ूंगा। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, मेरी मर्जी में नहीं करूंगा। किसी को कहीं पर सपोर्ट करना है, मेरी मर्जी में सपोर्ट करूं ना करूं। बिजनेस करना है, मेरी मर्जी में ना करो ना करो। हम भारतीय अभी स्वतंत्र हैं, हम किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, जो मर्जी हम करेंगे, हमें कोई यहाँ पर रोकने वाला है नहीं। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने से हमारी सुवर्निटी खतरे में नहीं आती? नहीं भैया, नहीं आती। वहां पर
हमारी मर्जी, हम जब चाहे कॉमनवेल्थ में रहेंगे, नहीं रहेंगे उसमें क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस नहीं, वहां पर भी ज्वाइन करने से हमारी सोवरेनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता, हम डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं। लेकिन अगर हम सोवरेन नहीं होते, हम ब्रिटिश के डोमिनियन होते, तो वो हमें बोलते कि ये जो कंसेप्ट आया है जिस पर वोटिंग हो रही है, तुम इसमें चाइना को सपोर्ट करो, तो हम चाइना को सपोर्ट कर देते। वो बोलते इसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करो, हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते। लेकिन क्योंकि हम सोवरेन है, हम अपनी मर्जी से हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसाइड करेंगे कि हमें किसे सपोर्ट करना है। तो हम इस देश को सोवरेन बनाएंगे और क्या बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे। सोशलिस्ट यानी समाजवाद। समाजवाद ये जो कंसेप्ट है ये रूसिया से आया है। तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म में जो इकोनॉमी होता है वो बिल्कुल सरकार के कंट्रोल में रहता है, यानी सरकार बिल्कुल बिजनेस सब सरकार देखती है। कोई कंपनी चल रही है वो सरकार के अंडर होगा, सरकार की कंपनियां होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक समाजवाद है, यानी हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ये सब मिलके काम करते हैं, इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है। तो हम इस देश को सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे और क्या बनाएंगे जी, सेक्युलर बनाएंगे। सेक्युलर यानी धर्म निरपेक्ष। ये इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होता है, क्योंकि ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है ना, ये बाद में डाला गया, ये पहले से था नहीं। तो ये डाला गया था 1976 में, जब इमरजेंसी लागू था देश में। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो वर्ड है ना, ये जबरदस्ती इमरजेंसी के टाइम में डाल दिया, ये काम की चीज नहीं है चीज। लेकिन 1974 में, 1970 से पहले जब इमरजेंसी नहीं लगा था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 का उदाहरण देते हुए ये बोला था कि हमारे देश में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, कि नेशनल रिलीजन हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई भी हमारे देश में सबको आजादी है, जो जैसे धर्म को फॉलो करना चाहे कर सकता है, पूजा किसी भी भगवान का करना चाहे कर सकता है। हमारे यहाँ ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी चीज को बोलते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म या फिर सेक्युलर। तो हम इस देश को कैसा बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे और सेक्युलर बनाएंगे। बस इतना नहीं, और डेमोक्रेटिक बनाना है। डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आना है। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट, और हमारे यहाँ कैसा है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, वहां पर रेफरेंडम होता है, सारे लोगों से उनका ओपिनियन लिया जाता है, बोलिए ये कुछ हम करना चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं इसके ऊपर, करें या नहीं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव से हम एमएलए भेजते हैं, हम एमपी भेजते हैं, ये हमारा एमएलए है, ये हमारा एमपी है, वो वहां पर जाएगा, जाकर बोलेगा कि हम ये चाहते हैं। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, एक होता है पार्लियामेंट। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहाँ पर है, जैसे यूएसए में है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। लेकिन इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट के पास पावर है, जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट्री टू लेजिस्लेटिव को एंसरेबल रहते हैं। तो इंडिया में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर सोशल भी है, यहाँ पर इकोनॉमिकल है। सोशल यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, जिसकी हम बात करने वाले हैं आगे। तो हम इस देश को यहाँ सोवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेक्युलर बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है। और हो गया नहीं, अभी भी रिपब्लिक बाकी है। तो मुझे ये डाउट होता है कि भैया डेमोक्रेटिक तो लिख दिया, ये रिपब्लिक क्या है। नहीं, डेमोक्रेटिक जो है ना वो दो तरह के होता है, डेमोक्रेटिक मोनार्की एक होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मोनार्की क्या होता है, जैसे इंग्लैंड होता है, इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक मोनार्की है, यानी वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक किंग है, वंशानुक्रम से उनका हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। और हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। ये सिस्टम हमने लिया है कहां से, अमेरिका से। जैसा अमेरिका का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जो पब्लिक जिसे चुनते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये होता है जो सुवर्निटी है एक किंग के पास है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो एक किंग होता है। बात होती है प्रेसिडेंट जहां पर होता है, जहां पर पब्लिक इलेक्शन से प्रेसिडेंट जीता हुआ होता है, उस देश का सुवर्निटी लोगों के पास होता है। क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसे हम लोगों ने चुना है। हमारा सुवर्निटी, हमारी स्वतंत्रता हमारे लोगों के पास है। हमारे यहाँ कोई भी इंसान जाकर प्रेसिडेंट बन सकता है और किसी भी पब्लिक ऑफिस में जा सकता है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आके बोल जाए कि आज से भाई मैं राजा। तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में कोई भी इलेक्शन लड़के, कोई भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़के अगर जीत जाता है तो वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट बन जाता है। जो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया कि संविधान में जो नियम लिखे हैं वो ये बताते हैं कि हमारे देश को हम सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेक्युलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे और रिपब्लिक बनाएंगे। तो देश के बारे में तो ये लिख दिया, नागरिकों के बारे में क्या लिखा है, नहीं जी है। नागरिकों के बारे में क्या, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, इसके सारे सिटीजन्स को हम ये दे रहे हैं क्या,
जस्टिस देंगे। जस्टिस कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस कैसा है? यानी किसी को भी रंग भेद भाव कर अलग नहीं माना जाएगा। जेंडर के बेस पर, रंग के बेस पर, जाति के बेस पर, धर्म के आधार पर किसी को भी अलग नहीं माना जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी ये बयां करती है कि हमने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया है नागरिकों को। अच्छा, तो सोशल जस्टिस दिया है और क्या दिया है? इकोनॉमिक जस्टिस दिया है। कैसे? हमने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ दूर होंगे। अच्छा जी, और क्या बनाया है जी? पॉलिटिकल जस्टिस दे रहे हैं। पॉलिटिकल जस्टिस यानी हर नागरिक के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट होगा। प्रधानमंत्री भी एक ही वोट करेंगे और कोई आम आदमी भी एक ही वोट करेगा, अंबानी भी एक ही वोट करेगा और अनिल भी एक ही वोट करेगा। अच्छा जी, तो पहले आपने जस्टिस दे दिया और क्या दिया है जी? नागरिकों को हमने लिबर्टी दिया है। लिबर्टी मतलब लिबर्टी, आजादी। किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आजादी। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, किसी भी चीज में आस्था रखने की आजादी। फेथ, किसी भी तरह की पूजा करने की आजादी। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी दिए हैं जो कि पूरा संविधान पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन आजादी है। कैसे पता चलता है आजादी है जी? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यही तो बोलते हैं। अच्छा जी, लिबर्टी दे दी और क्या दिया है? इक्वालिटी दिया है। हमने ऐसे कानून बनाए हैं जिससे इक्वालिटी मिलेगी नागरिकों को। कैसी इक्वालिटी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हो? अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम आपको। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप बिजनेस करके अंबानी को, टाटा को, बिरला को, सबको बीट करके आप आगे जा सकते हो तो जाओ, पूरी अपॉर्चुनिटी है भैया। इतना आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो। अच्छा, सच में ऐसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो? हाँ जी, सच में दिए हैं। सिविक इक्वालिटी दिए हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी दिए हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी दिए हैं। अच्छा, कैसे? यकीन नहीं होता तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जाकर देख लो, जिसमें आपको सिविक इक्वालिटी दिया हुआ है। अच्छा जी, पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकल भी दिए हैं। आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 देख लो। राहुल हो या मोदी हो, कोई भी प्रधानमंत्री के लिए दौड़ सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। अच्छा, इकोनॉमिक दिया है। हाँ जी, इकोनॉमिक भी दिया है, जाकर आर्टिकल 39 देख लो। डीपीएसपी यही तो बयां करता है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे। तो हाँ, तो आपने ऐसे कानून बनाए हैं जिससे लोगों को जस्टिस मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी और क्या, एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, जितने भी हमारे भारतीयवासी हैं उन सब में फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा हम डेवलप करेंगे। हमने ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें हमारे लोगों में, हमारे भारतीय लोगों में भाईचारा डेवलप होगी। ऐसे कानून भी हमने बनाए हैं। बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखा है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल वो बरकरार रहे और देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये भी बरकरार रहे। इन चीजों को देखते हुए हमने ये कानून बनाया है। ऐसा सच में है? हाँ जी, फंडामेंटल ड्यूटीज देख लो, वहां पर दिया क्या है, आपकी ड्यूटी ये है हमारे देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को आपको मेंटेन करके रखना है। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, अगर आपको समझ आ गया हो कि इस संविधान में क्या है तो इसे अब अडेप्ट कर लें अपनाने से। हाँ जी, अपना लेते हैं। तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। तो अब बात आ गई जी, ये तो आपने लिख दिया, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें? इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस? हाँ जी, सिग्निफिकेंस जो है इसका इम्पोर्टेंस है, डायरेक्ट हम उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिन लोगों ने ये बनाया है, इधर उधर नहीं, डायरेक्ट सीधे। क्या बोलो भाई, क्या लिखा क्या है? तो एक मेंबर जो संविधान सभा के एक मेंबर थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर, उन्होंने क्या बोला था? द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ये जो प्रीएम्बल है ये बयां करता है कि जिसका सपना हमने देखा था, जो हम बनाना चाहते थे, वो ये प्रीएम्बल बयां करता है। समझ रहे हो इसका इंपॉर्टेंस? नहीं किसी और से ही पूछो, एक से थोड़ी ना काम होता है। तो हम चले गए के मुंशी के पास जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। सर आप बोलिए, द प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समझ रहे हो, ये जो देश हमने बनाया है इसका भविष्य ये प्रीएम्बल बता रहा है, ये बयां कर रहा है इसका भविष्य। हॉरोस्कोप समझ रहे हो, भविष्य जो बताता है। पीएम मुंशी जी ने ऐसा बोला था? हाँ श्योर। हाँ तो ठीक है, किसी और से ही पूछो। कितने लोग थे भैया, एक से काम थोड़ी ना होगा, किसी और से ही पूछ लो। तो हम चले गए किसके पास? पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे और इन्होंने तो बहुत कुछ बोला है। द प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए ज्यूएल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए प्रॉपर यार्डस्टिक with which one can measure the oath of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन को मापने की जो असली मापदंड है वो प्रीएम्बल है। यह आत्मा है संविधान का,
ऐसा बोला है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। अच्छा, ये तो उन लोगों से पूछ लिया जिन लोगों ने ये बनाया है, तो थोड़ा उनसे भी पूछो जो तो थोड़ा बाहर के लोग क्या समझ रहे हैं। वो बोलते हैं ना लोग क्या बोलेंगे, तो थोड़ा पूछ तो ले लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो हम ठीक है, हम लंदन चले गए, वही तो थे हमारे लिए फॉरेनर तब तक। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने जो बोला है उसको ले लेते हैं। वो कौन थे? सर अर्नेस्ट बार्कर। उन्होंने बोला था कि द प्रीएम्बुल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रीएम्बुल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है। की नोट समझ रहे हो? की नोट बनाना है मुझे, कुछ मेन पॉइंट्स। हमारे इंडियन के बाहर के लोग सब तो संविधान नहीं बना रहे थे ना, कुछ लोग बाहर के जो प्रोमिनेंट लोग हैं। तो ऐसे एक लोग थे एम हिदायतुल्लाह, जो कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उन्होंने बोला था इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का आत्मा है। तो अभी तक इसका इंपोर्टेंस आपको समझ गया होगा। जिन लोगों ने बनाया था उन लोगों ने भी बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाहर के लोगों ने भी बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी बोल दिया कि आत्मा है संविधान का। तो भैया और क्या चाहिए, भगवान को ले आए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये जो भैया संविधान में प्रीएम्बुल लिखा है ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखते हैं, उसी में से हमें पता चल जाएगा कि है क्या नहीं। एक केस हुआ था बेरुवरी यूनियन केस 1960 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रीएम्बुल है ना ये संविधान का पार्ट नहीं है। अच्छा, ऐसा बोला था? हाँ। केस क्या था? केस ये था कि जो बेरुवरी यूनियन ये एक जगह था बंगाल में। तो हुआ क्या था कि जब पार्टीशन हुआ था तो मिस्टर क्लिफ को बुलाया गया था ब्रिटेन से, जो पार्टिसिपेशन की लाइन जो खींचने के लिए। तो उन्होंने ऐसे लाइन खींचे कि बोलो ही मत, कहीं किसी घर के छत के ऊपर से लेके जा रहे हैं। तो उन्हें पता नहीं था ना, उन्होंने देखा, मैप में देखा और खींच दिया, बस ये इंडिया ये पाकिस्तान। तो जब ये पार्टीशन का काम वो कर रहे थे तो वहां पर जो 1947 गवर्नमेंट एक्ट आया था वहां पर भी उन्हें लिखना था कि इंडिया के पास कौन जाएगा, पाकिस्तान के पास कौन जाएगा। तो जो बेरुवारी गांव था वो उन्होंने इंडिया को तो दे दिया था, लेकिन वहां पर लिखना भूल गए। इसका फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया। पाकिस्तान ने बोला कि भैया ये तो हमारे एरिया में आता है, कहाँ लिखा है कि ये इंडिया के पास में जाता है, ये तो हमारे मैप के अंदर आता है। अब आ गई प्रॉब्लम। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक समझौता हुआ। उस वक्त के प्रेसिडेंट वहां के नून प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था। उसमें नेहरू ने बोला था कि ठीक है हम आपको ये गांव जो है वो दे देंगे, लेकिन ऐसे कैसे दे देंगे भाई, संविधान में कुछ संशोधन करो। ऐसे कैसे, बंगाल का पार्ट है वो, बंगाल वालों ने केस कर दिया, ऐसे कैसे दे रहे हो। तो इसमें कुछ आर्टिकल 368 इससे रिलेटेड केस हुआ था। तो इसका जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो प्रीएम्बुल है ये संविधान का पार्ट नहीं है। फिर एक केस आया 1973 में, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस बहुत पॉपुलर केस है, आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर केशवानंद भारती जो है वो एक मठ में थे, उनका कुछ संपत्ति था एक मठ में। उस मठ में जो संपत्ति था उनका, वो केरला के सरकार लैंड रिफॉर्म कानून लाकर वो सरकार के नाम पे कर रही थी। तो ये इसके खिलाफ केशवानंद भारती ने केस किया था, और इस केस के जजमेंट के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था तो ये जो प्रीएम्बुल है ना, ये संविधान के जो बाकी पार्ट्स जैसे जिस तरह अडॉप्ट किए गए थे उसी तरह प्रीएम्बुल को भी अडॉप्ट किया था हमने। तो प्रीएम्बुल भी संविधान का ही एक पार्ट है। ओके, तो अगर संविधान का ही पार्ट तो इसे अमेंड कर सकते हैं क्या। LIC ऑफ इंडिया केस एक 1995 हुआ, वहां पर भी ये बोल दिया कि ये जो है ना ये पार्ट है, ये संविधान का ही एक पार्ट है। तो अब बात आ गई अमेंडेबिलिटी। तो अगर ये संविधान का पार्ट है, 1973 में जो जजमेंट आया, तो अगर ये संविधान का पार्ट है तो एक नियम है आर्टिकल 368, एक कानून है संविधान में जो कि पार्लियामेंट को ये ताकत देती है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट में चेंजेस कर सकती है, अमेंड कर सकती है। अमेंडमेंट्स आते हैं ना, तो क्या प्रीएम्बुल अगर एक पार्ट है तो क्या इसमें भी अमेंडमेंट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक एलिमेंट्स डाले हैं संविधान में संविधान निर्माताओं ने, वो चेंज ना हो, बस इस चीज का ध्यान रख लें। तो इसी जजमेंट को देखते हुए 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संशोधन, संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमारे प्रीएम्बुल में कुछ शब्द जोड़े गए थे जो कि आपको इटैलिक मिलेंगे। जब भी आप प्रीएम्बुल पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे ये जो शब्द है ना, ये 3 शब्द जुड़े गए थे और वो 3 शब्द इटैलिक होंगे। ये देख लो, ये सोशलिस्ट ये बाद में जोड़ा गया था इसलिए ये इटैलिक में लिखा है, सेक्युलर ये बाद में जोड़ा गया था इसलिए ये इटैलिक में लिखा है, इंटीग्रिटी ये भी बाद में जोड़ा गया था इसलिए ये इटैलिक में लिखा है। तो ये जो 3 वर्ड है ये बाद में जोड़े गए। तो अमेंडमेंट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एलिमेंट जो है वो चेंज ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो प्रीएम्बुल में, नहीं हो सकता।
तो क्या ये प्रियम्बुल जो है इसमें कुछ पावर देता है पार्लियामेंट को? जो नहीं, प्रियम्बुल से उनको कुछ पावर नहीं मिलता है। तो क्या ये रेस्ट्रिक्शन कुछ लगाता है? नहीं, ये कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। ये बस ये बताता है हमें अपने देश को ऐसे बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हमने कानून बनाए हैं। और हमने ऐसे कानून बनाए हैं इस संविधान में जिससे हमारे लोगों को जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले और उन सब में फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा डेवलप हो। इन सब चीजों को देखते हुए हमने कानून बनाया है। आई होप आपको प्रियम्बुल समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मेरे दूसरे वीडियोस जो है उनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, नहीं देखे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।